पहले आज हम बात करते हैं ये ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस एंड एक्युमुलेटिंग ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं और एक्युमुलेटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। इससे पहले दिमाग में एक बार फिर आप डाल लेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट बीओपी के कंपोनेंट क्या क्या हैं। जिसे देख रहे हो ना, कैपिटल अकाउंट हमारे सामने आ गया, करंट अकाउंट आ गया, है ना। तो ये कंपोनेंट है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के। क्वेश्चंस बहुत सारे निकलते हैं इनसे, तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपके दिमाग में आने चाहिए कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन। देखो क्वेश्चन क्या क्या बन जाता है इससे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आप दिमाग में बैठाओ। तो पहली बात तो कोई भी टॉपिक जब पढ़ते हो आप, वाट एवर द टॉपिक्स यू आर टेकिंग स्टडिंग, दैट यू शुड नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ दैट टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए कि मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट, एंड मोस्ट ऑफ द आंसर्स विल गेट आउट ऑफ दिस डिफिनेशन इटसेल्फ। अगर आपने डिफिनेशंस, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द डिफिनेशंस वेरी माइन्यूटली, देन इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द अदर कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पहला होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में होता है, अकाउंटिंग सेंस में लिखा जाता है। इसमें डेबिट और क्रेडिट के आइटम्स होते हैं, ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। और इसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं, ट्रांजेक्शन्स, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स जो भी होते हैं, वो एक कंट्री के साथ दूसरे जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं उनके साथ, उनके बीच में होता है, ठीक है। इसमें विजिबल और इनविजिबल दोनों तरह के ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं। और एक एक वर्ड से हम एक एक क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। जैसे ही आपने कहा कि ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, तो मतलब इसमें क्या होगा, एक आंसर निकल के आता है, इसमें डेबिट और क्रेडिट का एलिमेंट होगा। जैसे ही डेबिट और क्रेडिट की बात होती है, तब आपके दिमाग में मैंने कल बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम होता है। इसीलिए इक्विलिब्रियम में होता है कि उसमें डेबिट और क्रेडिट, जैसे ही किसी आइटम को आपने सेल किया तो वो डेबिट में भी एंट्री होती है और क्रेडिट में भी एंट्री होती है। ये अकाउंट्स का एक कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट के सहारे चलता है। तो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही जानना है कि आइटम की एंट्री दो जगह होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट में, ठीक है। और इसी वजह से वो हमेशा जब दोनों जगह होती है बराबर अमाउंट एंट्री होगी। क्रेडिट तब होगा जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, व्हेन वी मेक एक्सपोर्ट्स, व्हेन वी डू एक्सपोर्ट्स एक्टिविटी, देन देयर इज़ अ इनफ्लो ऑफ करेंसी, पैसे बाहर से आते हैं, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दे आर इंटर्ड इनटू द क्रेडिट आइटम्स, क्रेडिट लिस्ट में हम उसको इंटर करते हैं। व्हेन वी आर इंपोर्टिंग द थिंग्स, आउटफ्लो ऑफ करेंसी टेक्स प्लेस, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट these are entered into the debit side. Am I clear? बोलो बेटा, सही है ना? तो इनविजिबल आइटम्स में क्या बेटा? हेलो सर, आइटम्स में क्या चीज होंगे सर? किसमें? सर इनविजिबल आइटम। हाँ, इनविजिबल आइटम्स में बेटा, जितना शिपिंग है ना, बैंकिंग सर्विसेज हैं, जिसको कहते हैं नॉन फैक्टर इनकम, ठीक है, ठीक है। यस सर। इसमें फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम दोनों होते हैं, ठीक है। तो फैक्टर इनकम में कौन कौन से आते हैं? वेजेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एट्सेट्रा, ठीक है। नॉन फैक्टर इनकम में कौन सा आएगा? जैसे शिपिंग है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात? तो फैक्टर और नॉन फैक्टर इनकम दोनों ही आते हैं, गेटिंग पॉइंट। ये सब हमारे इनविजिबल आइटम्स में आते हैं, ओके। तो बैलेंस, पहला क्वेश्चन तो वहीं से निकल कर आता है, हाँ। तो इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक क्वेश्चन, इसके बाद दूसरा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक, करंट अकाउंट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ये आप फ्लो चार्ट से पढ़ोगे तो बिल्कुल आराम से आपके दिमाग में बैठता जाएगा। करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो विजुअल आइटम्स उसमें इंक्लूड होता है, इनविजिबल आइटम्स और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, एक तरफा जिसको ट्रांजेक्शन्स हो, जिसके रिटर्न में कुछ भी न लिया जाए, वैसे ट्रांजेक्शन्स को यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन्स कहे जाते हैं। आर गेटिंग पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही बेटा?
चलो, तो इसके बाद हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में एक विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स कौन कौन से हैं, जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा, तो ये भी हमारा आ जाता है। विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स कौन सा है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो ये भी क्वेश्चन उठ के आ जाता है, समझ रहे हो। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। अगेन फर्दर क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड कि इसके करंट अकाउंट क्या हैं, विच टाइप ऑफ थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट, ठीक है। तो आपको वो आइटम वाइज जो भी हमने अभी चर्चा किया, विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, वो उसके कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है। बोलो बेटा, बोलो, ठीक है। फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, वो क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद कैपिटल अकाउंट से आप क्या समझते हैं और कैपिटल अकाउंट्स के कंपोनेंट क्या क्या। पहले अभी जस्ट आई एम रिवाइजिंग दिस फ्लैशबैक, जो भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है उसी की हम अभी बात कर रहे हैं। तो कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कोई मुझे बताएगा। कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट, देखो कैपिटल अकाउंट का कंपोनेंट फ्लो चार्ट आपने कल देखा था। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, लोन्स, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये हमारे कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट है। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, एफडीआई नाम सुना होगा, एफडीआई हम हमेशा बात करते हैं एफडीआई की। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, आगे आप चर्चा करेंगे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की, जो 1991 में इंट्रोड्यूस की गई थी, तो उसमें हम एफडीआई की खूब चर्चा करते हैं। तो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, लोन्स जो होता है वो, और चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है उसमें जो चेंजेस आते हैं। तो एफडीआई क्या होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो भी कंपनी, जो फॉरेन कंपनी है, एमएनसी जैसे हैं, दे आर इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी इनटू द इंडियन मार्केट। अब मनी से मतलब मेरा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट से यहाँ मतलब है, जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई फर्म को एक्विजिशन ले लिया, मतलब उसको टेक ओवर कर लिया, ठीक है। यहाँ पर कोई रेजिडेंशियल प्लॉट या बिल्डिंग परचेज किया अपने फैक्ट्री को लगाने के लिए, तो इस तरह का जो भी होगा वो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, जो इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंपनी हो सकता है, इस तरीके के जो भी होंगे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होंगे। क्लियर पॉइंट। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के कॉन्ट्ररी, उसके विपरीत में वो होता है जो आपका जैसे शेयर है, बॉन्ड्स है ना, उस तरीके का जो मतलब कंपनी में हिस्सेदारी तो होगी, लेकिन वो हिस्सेदारी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरह की नहीं होगी। जैसे वहाँ पर एक्विजिशन किया जाता है प्लांट का, बिल्डिंग्स लिए जाते हैं, उस तरह का एक्विजिशन नहीं होगा। और वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से अच्छा एफडीआई को माना जाता है, क्योंकि पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि बॉन्ड के रूप में होता है, शेयर मार्केट के रूप में होता है, वो बहुत ही वोलाटाइल होता है। मतलब अगर मार्केट की कंडीशन थोड़ी सी भी अलग हुई, थोड़ी सी कमी आ गई, तो वो जो पैसा है वो इन्वेस्टर्स वो अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं बहुत फास्ट, समझ रहे हो। तो आपके फॉरेन एक्सचेंज पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ सकता है और आपकी स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि आपने प्लानिंग जो की हुई थी कि हम इतना सामान फॉरेन से इंपोर्ट कर लेंगे, वो आपका बाधित होगा। आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहो, आप कोई टेक्नोलॉजी परचेज करना चाहो, तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी हो सकती है। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी ठीक है, लेकिन एफडीआई इज़ द बेस्ट थिंग, कि अगर बाहर की कंपनी आती है तो अपने बहुत सारा प्रॉब्लम होने के बाद भी, देखो अमेरिका ने चाइना में जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, अब चाइना और ग्लोबल जो कंडीशंस है, चाइना की स्थिति को देखते हुए, वहाँ पर जिस तरीके से कोरोना वायरस का ओरिजिन पाया गया है, जिसको चाइना एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इस तरह की स्थिति के बाद भी वहाँ से जो अमेरिकन कंपनी है, बहुत सारी कंपनियाँ वहाँ छोड़ के भाग रही हैं, लेकिन वहाँ से उनके लिए ये डिसीजन लेना भी बहुत ही मुश्किल भरा डिसीजन होता है, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो प्लांट मशीनरी के रूप में होता है, ज़मीन के रूप में होता है, वो उसको सेल आउट करेंगे तो बहुत कम दाम में मिलेगा। और चाइना का जैसा एडमिनिस्ट्रेशन वो तो चाहता ही इस तरह की स्थिति को क्रिएट करना। खैर, तो एफडीआई इज़ ऑलवेज बेटर, ठीक है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट उसके सामने कहीं नहीं टिकता है। आर्गेनिव पॉइंट, मेरी ये बात जो समझ में आई आपको? यस सर। हाँ,
ठीक है। इसके अलावा जो अपने यहाँ डेवलपमेंट करने के लिए हम बहुत सारा, जैसे आप अपने स्तर पर सोचो कि एक व्यक्ति को अपने विकास के लिए, एक फार्मर को अपने स्थिति को चेंज करने के लिए वो क्या करता है, बोरो करता है। उसी तरह कंपनियां भी हैं जो कि बोरो करती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की भी कंपनियां हैं और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं जो बोरोइंग करती है। वो इंटरनेशनल मार्केट से भी बोरोइंग होती है। पॉइंट। तो ये जो है लोन है, ये भी हमारा इसी का हिस्सा है, वो कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है। इसलिए है कैपिटल अकाउंट का हिस्सा कि ये हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के ऊपर असर डालते हैं, हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के ऊपर असर डालते हैं। ओके, एम राइट? जिसका कॉन्सेप्ट आपने बजट में ले लिया है। समझ में आ रही बात? यू हैव ऑलरेडी टेकन द दिस लेसन, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, सो विच अफेक्ट्स आवर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को जो इम्पैक्ट करते हैं वो हमारे कैपिटल अकाउंट का पार्ट होते हैं। एम आई राइट? बोलो बेटा, टेल मी। Yes, sir. Okay, and again that foreign exchange reserve, you know that foreign exchange is what? Currencies other than the domestic currencies is considered as a foreign exchange. I am just repeating it. Currencies other than the domestic currencies are referred as a foreign exchange. भारत देश की जो करेंसी है रुपया, इसके अलावा भारत के जो एग्जीम बैंक है या आरबीआई ऑथराइज जो भी एजेंसीज होती हैं, तो वहाँ पर जो भी दूसरे देश की करेंसीज होगी वो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज होगी। अब एक करेंसीज आने के जो सोर्सेज हैं, थोड़ा सा मैं बता दूं, आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ही केवल दिया है, लेकिन थोड़ा सी जानकारी ज़रूरी होती है। तो जैसे भारत में, जैसे मान लो कोई अमेरिकन टूरिस्ट आता है, तो अपने साथ वो क्या लेकर आता है? वो डॉलर लेकर आएगा, एंड डॉलर इज़ हैविंग नो यूज़ इन इंडिया। उस डॉलर को क्या करेगा? ही विल कन्वर्ट इनटू द रुपीज़ एंड देन ही विल मूव इनटू इंडियन मार्केट। भारत के बाजार में जाएगा, टूरिस्ट प्लेसेस के पास में जाएगा, एंड ही विल मेक एक्सपेंडिचर एंड ही विल यूज़ दैट मनी। ओके, सिमिलरली अदर कंट्रीज पीपल टूरिस्ट एंड दे come here for political visas, you can say tourist visa और मेडिकल टूरिज़्म। हाँ, इन सब चीज़ों से, या बीपीओ या जो भी है, बहुत तरह के ऑक्यूपेशनल जो भी स्ट्रक्चर्स में आते हैं, तो उनकी वजह से वो आते हैं। इसी तरह वो भारत से जो इंपोर्ट करते हैं, तो जब इंपोर्ट करते हैं तो वो दे पे द मनी इन टर्म्स ऑफ डॉलर, दे वो पे करते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक सोर्स ऑफ फॉरेन करेंसी हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको फॉरेन एक्सचेंज में पढ़ना था आपको, तो ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में जो भी चेंजेस आता है, कमी और जो इसमें बढ़ोतरी होती है, तो वो सारी चीज़ें भी हमारे कैपिटल अकाउंट का हिस्सा होता है। एम राइट? बोलो बेटा। Yes, sir. हाँ, तो इनमें जो भी चेंजेस आएगा वो चेंज भी हमारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। तो यही बात, ये तो हमारा कंपोनेंट था, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर हमारा जो है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि करंट अकाउंट में क्रेडिट आइटम कौन कौन से हैं। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि व्हाट आर द क्रेडिट आइटम्स इन करंट अकाउंट, तो कोई मुझे बताएगा क्रेडिट आइटम्स मतलब आपको क्या बोलना है कि ऐसे आइटम्स का नाम आपको लेना है। यू हैव टू से फ्यू नेम्स सच आइटम्स विच ब्रिंग मनी टू दिस कंट्री। लेमैन लैंग्वेज में कहें, विच ब्रिंग्स मनी टू दिस कंट्री, मीन्स देयर इज ए इनफ्लो ऑफ करेंसी। यू हैव टू टेल दैट दोज आइटम्स आर कॉल्ड क्रेडिट आइटम्स। कैन यू टेल मी क्रेडिट आइटम्स इन करंट अकाउंट? मीन्स इनफ्लो। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। जब व्हेन यू एक्सपोर्ट द गुड्स, क्या होता है? गुड्स बाहर जाते हैं एंड देयर इज ए इनफ्लो ऑफ करेंसी। एम राइट? सिमिलरली, हाँ, सम अदर एग्जांपल्स आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। क्रेडिट आइटम्स इन करंट अकाउंट। Export of goods, I told, you can say export of services. You can also say unilateral transfers, receipts. For example, Srijit in USA and his mother in Delhi. Srijit is transferring the money. Srijit is sending the money, or Srijit is sending some gifts.
टू हिज मदर, ठीक है, बोलो बेटा। So that is what unilateral transactions, because he is not going to charge anything from his mother. Okay, similarly income receipts, ठीक है, so these all are factor income हो सकता है, नॉन फैक्टर इनकम हो सकता है, तो ये these all are the credit items. Similarly debit items क्या क्या होगा, what are the debit items in current account? If export is in credit, then import will be in debit. Export is in credit item, then debit item import हो सकता है ना बेटा, import can be debit item or not? Yes, sir. Because there is a outflow of money. Similarly import of services, similarly unilateral transfers payments to the other countries. Okay, जैसे USA person is living in India and is sending money to his daughter at USA, sending gifts to his daughter at USA. Similarly factor income payments. And similarly the capital account credit items क्या क्या होगा, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट आइटम अभी जस्ट मैंने बात की, चर्चा की है उस पर, जैसे बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, बोरो करते हो तो क्रेडिट आइटम, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट्स, जितने भी कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, ओके ओके बेटा। इसी तरह कैपिटल पेमेंट्स, लैंडिंग होगा, कैपिटल रीपेमेंट्स होगा, ये सब सारा हमारा क्या होगा, डेबिट आइटम होगा। चलो अब हम बात करते हैं करंट अकाउंट, ये देख लिया आपने ये, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस वर्सेस एक्युमुलेटिंग ट्रांजैक्शंस। ओके, तो पढ़ेंगे बेटा, पढ़िए बेटा, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस पढ़ो बेटा सुरजीत। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस फर्स्ट, सर आवाज इको हो रही है। ऑटोनोमस, अच्छा मैं पढ़ता हूँ, चलो। तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस दैट आर कैरीड आउट टू अर्न प्रॉफिट, अंडरलाइन कर लेना द वर्ड प्रॉफिट को, आर कॉल्ड ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस, दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर ट्रांजैक्शंस, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ठीक है, इनके हमेशा प्रॉफिट मोटिव होते हैं। इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करना चाहें तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस ये हमेशा दे हैव सम इकोनॉमिक मोटिव्स, एंड इकोनॉमिक मोटिव क्या है, प्रॉफिट। ओके, आई एम राइट, ठीक है। इसमें एक पॉइंट आपको, जब आप ऑटोनोमस और एक्युमुलेटिंग के बीच में डिफरेंस आप लिखोगे तो इसको आपको ये भी मेंशन करना चाहिए, हाँ, नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाने के लिए, ठीक है, कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट से, मतलब इनका बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट से मतलब कोई संबंध नहीं होता। मतलब एक्युमुलेटिंग के टर्म्स में बता रहे हैं, बैलेंस अकाउंट का पार्ट तो होते हैं ये, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट को एडजस्ट करने से इनका कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए इनको ऑटोनोमस कहा जाता है, ठीक है। दे आर इंडिपेंडेंट, मतलब इसको एडजस्टमेंट का कोई मैकेनिज्म इनके साथ नहीं है, ये व्यापार होता है, गुड्स जाती हैं, गुड्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं एंड गुड्स वी इम्पोर्ट ऑल्सो, सो देयर इज नो, इट इज़ नॉट, नो वे इट इज़ रिलेटेड टू फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो कि आपको समझने की ज़रूरत है कि जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस होते हैं ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में होते हैं, कहीं नोट कर लेना रफ में या कहीं नोट कर लेना कि ये करंट अकाउंट ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट में भी होगा, एंड ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस विल टेक प्लेस इन करंट कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट बोथ, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये अगला पॉइंट भी है कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस को क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम है एबव द लाइन आइटम्स, ये जरूर पॉइंट आउट करना, एबव द लाइन आइटम्स, इसमें मेंशन नहीं हुआ है ये इन सब बातों का, इसमें चर्चा इसलिए मैंने कहा कि एडिशनल है, इसको शेयर करना जरूरी है। तो एबव द लाइन आइटम्स ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस को क्या कहते हैं बेटा, बोलेंगे एबव द लाइन आइटम्स। हेलो चिल्ड्रन, आर यू, एम आई ऑडिएबल? हाँ, तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड एबव द लाइन आइटम्स। अब आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा क्यों कहते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि ये हमेशा
आपको डायरेक्टली ये किया जाता है, ऑटोनोमस एकोमोडेटिंग से इसका कोई संबंध नहीं होता है, और ये हम डेफिसिट और सरप्लस को जन्म देने वाले होते हैं। ठीक है, ठीक है। ये अबव द लाइन आइटम्स मतलब बिल्कुल फ्रैंकली जिसे कहते हैं ना कि जो ट्रांजैक्शंस होता है, ट्रेड होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो हो रहा है वो बिल्कुल फेयर होता है कि हम कितने आइटम का एक्सपोर्ट करते हैं, कितना का एक्सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल इसमें कोई और दूसरा एजेंडा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं कि दे आर रिकॉर्डेड एज अ फर्स्ट आइटम्स, दे आर रिकॉर्डेड एज अ फर्स्ट आइटम्स। मतलब क्या हुआ फर्स्ट आइटम का मतलब क्या हुआ कि हम जैसे भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं ना, तो पहले किसी भी देश के साथ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो रिलेशन इस्टेब्लिश होता है ये इन्हीं आइटम्स की वजह से होता है। हम एक्सपोर्ट करते हैं, एडजस्टमेंट की बात कब आती है, वो तो सेकेंडरी हो गया ना, सेकेंड आइटम कह लो उसको, सेकेंडरी हो गया वो तो। आर गेटिंग पॉइंट? एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स क्या होता है, आप जब पढ़ोगे एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स आर दो ट्रांजेक्शन्स विच आर नॉट लाइक ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स, दे आर मेंट फॉर व्हाट, एडजस्टमेंट पर्पसेस। अगर कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है, उसको एडजस्टमेंट का जब चक्कर आता है देन इट इज एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स। और इसीलिए दिस इज द रीजन दैट ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स आर कॉल्ड द आइटम्स फर्स्ट आइटम्स, they are recorded as a first items above the line items, okay, and they are responsible for deficit and surplus in a balance of payment account. Am I understandable? Am I understandable? Yes, sir. समझ में आ रही मेरी बात? बोलो बेटा। Yes, sir. हाँ, अच्छा। अब इसका जैसे एग्जांपल है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस का, बहुत सारे एग्जांपल्स जितने भी हमने चर्चा किया वो सारे एग्जांपल्स ये उसके पार्ट हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो एक भारत में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया, मल्टीनेशनल कंपनीज करती है ना इन्वेस्टमेंट, फोर्ड हो या फिलिप्स हो या आर्मनिको, जिस एक सऊदी अरबिया की कंपनी है, ऑयल लीजेंड, विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है जिसके साथ रिलायंस ने टाई अप किया है। तो कोई भी कंपनी हो, एमएनसीज कोई भी हमारे हैं जैसे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हाँ, जो डिपॉजिट्स हमारे जो नॉन रेसिडेंट्स इंडियंस हैं वो डिपॉजिट्स कर रहे हैं, तो ये सब इन सब चीज़ों का जो इंपोर्ट वगैरह एक्सपोर्ट हो रहा है वो तो है ही है, तो वो सब चीज़ें जो है हमारा ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स का हिस्सा होंगी। अब आते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स पढ़ेंगे जब बेटा, पढ़ो बेटा। नीतिका, नीतिका जी पढ़ेंगे। Yes, sir. ट्रांजेक्शन्स पढ़ो, पढ़ो बेटा। Transaction that are carried out to overcome deficit or surplus in the balance of payment account are called accommodating transactions. ठीक है, आगे पढ़ो। They are dependent on the autonomous transaction. Examples: taking money from the foreign exchange reserve, borrowing from IMF or like. ठीक है, देखो अब ये बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली बात कि एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स वो कब किए जाते हैं, ठीक है, और क्यों किए जाते हैं। तो इसका आंसर ये है कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कंपोनेंट है, ठीक है, उस कंपोनेंट में जब डिसइक्विलिब्रियम होगा, जैसे मतलब डेफिसिट और सरप्लस की स्थिति होगी। ठीक है, डेफिसिट और सरप्लस किसकी वजह से होता है, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस की वजह से होता है। ठीक है, तो उनकी वजह से जब भी ये जब डिसइक्विलिब्रियम होगा, बेसिकली बैलेंस ऑफ ट्रेड उसके लिए ज़्यादा बड़ा रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट है डिसइक्विलिब्रियम होने का। तो एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस तब किए जाते हैं, इट दे टेक प्लेस टू कवर द डेफिसिट sorry they take place to cover the deficit or surplus in the autonomous transactions. ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस में जो डिफिसिट की स्थिति होगी, क्यों होगी, मैंने इसकी चर्चा किया, कल हमने देखा था कि कैसे हम
एक्सपोर्ट कर रहे थे 500 करोड़ का और इंपोर्ट किया 400 करोड़ का, तो ये देखो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड में डिसइक्विलिब्रियम हो गया। अब ये डिसइक्विलिब्रियम मान लो कैपिटल अकाउंट में भी हो जाए, करंट अकाउंट का देख लिया आपने, कैपिटल अकाउंट में भी हो जाए, ये सब डिसइक्विलिब्रियम जब होगा तो क्या होगा, बैलेंस ऑफ ये हमारा एक्यूमुलेटिंग ट्रांजेक्शन्स की ज़रूरत पड़ेगी बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो हम सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसीज वगैरह का उपयोग करते हैं। तो एक्यूमुलेटिंग ट्रांजेक्शन्स में क्या होता है कि जो डेफिसिट और सरप्लस की स्थिति होती है ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स की वजह से, तो उसको एडजस्टमेंट के लिए ये अकाउंट होता है। एक्यूमुलेटिंग ट्रांजेक्शन्स उसी को कहते हैं। तो एक्यूमुलेटिंग ट्रांजेक्शन्स टेक्स प्लेस टू कवर डेफिसिट और सरप्लस इन ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये इनका जो यूज़ है वो यही है कि ये ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस के डिसइक्विलिब्रियम को ख़त्म करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। कि जो भी डिफरेंसेस हुए, जैसे 500 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया, 400 करोड़ का इंपोर्ट किया, तो 100 करोड़ का डिसइक्विलिब्रियम दिखाई देता है, इम्बैलेंस दिखाई देता है। तो इस 100 करोड़ के इम्बैलेंस को ख़त्म करने के लिए कोई योजना होनी चाहिए, तो वो योजना एक्यूमुलेटिंग ट्रांजैक्शंस के अंतर्गत आती है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना है कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस जहाँ करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में होता है, एक्यूमुलेटिंग ट्रांजैक्शंस केवल कैपिटल अकाउंट में होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, गेटिंग पॉइंट बेटा। accumulating transactions takes place only in capital account, only on capital account, okay। इसको हम क्या कहते हैं, उसको हमने क्या कहा था, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस को above the line आइटम्स कहा था हमने। इसको हम क्या कहेंगे, बिलो द लाइन आइटम्स, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, बिलो द लाइन आइटम्स, ओके, आर्गुमेंट पॉइंट। और वहां हमने इसको क्या कहा था, दे आर रिकॉर्डेड एज अ फर्स्ट आइटम, और ये क्या, दे आर रिकॉर्डेड एज अ सेकेंडरी आइटम्स, याद रखना। एक्यूमुलेटिंग ट्रांजैक्शंस दे आर रिकॉर्डेड एज अ सेकेंडरी आइटम्स, मतलब सेकेंडरी आइटम्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ डेफिसिट और सरप्लस इन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस दे आर रिकॉर्डेड, ठीक है। मतलब अगर ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस में डेफिसिट या सरप्लस की स्थिति है, उसको एडजस्ट करने के लिए जो भी हम ट्रांजैक्शंस करेंगे वो हमारा क्या होगा, वो ट्रांजैक्शन सेकेंडरी आइटम्स के रूप में होगा, ठीक है, am I right? ठीक है, ओके, चलो, वेरी गुड। एंड एक्यूमुलेट, इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे आपने IMF का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वेरी गुड। तो ये बोरोइंग फ्रॉम IMF, अब IMF से बोरोइंग क्यों करते हैं हम, टू बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए। इसके बाद दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बोरोइंग करते हैं, बोरोइंग फ्रॉम IMF, ठीक है, और बोरोइंग फ्रॉम अदर कंट्रीज टू बैलेंस द फॉरेन एक्सचेंज, तो ये जो है हमारा एक्यूमुलेटिंग ट्रांजैक्शंस का एक हिस्सा होगा। आर्गुमेंट पॉइंट बोलो बेटा। यस सर। किसी कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत। इससे दो पॉइंट निकल कर आते हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है कि मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कहीं नोट कर लेना। सिग्निफिकेंस, इस डिस्कशन का सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है। अब देखो, ऑटोनोमस रिसिप्ट्स अगर ज़्यादा है ऑटोनोमस पेमेंट से, ऑटोनोमस रिसिप्ट्स, ठीक है, अगर ज़्यादा है ऑटोनोमस पेमेंट से, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, सरप्लस होगा। अगर ऑटोनोमस रिसिप्ट्स वाइस वर्सा, ऑटोनोमस रिसिप्ट्स मतलब अगर कम है ऑटोनोमस पेमेंट से,
तो क्या होगा, डेफिसिट की स्थिति होगी। ये बिल्कुल क्लियर है ना बेटा? ठीक है। सरप्लस कब होगा, जब रिसिप्ट ज़्यादा होगा पेमेंट से, तो सरप्लस। डेफिसिट कब होगा, जब रिसिप्ट्स कम है पेमेंट से, तो डेफिसिट होगा। सर टाइम हो गया। ठीक है, ओके। 11 बज गया है, टाइम हो गया। टाइम का बहुत चिंता होता है, 10-20 में पढ़ा और 11-20 में किसने कहा टाइम हो गया? निशांत ने। चलो, तो डिसइक्विलिब्रियम में हम चर्चा कर चुके हैं। हाँ, किसने कहा है? चलो, दो हम कितना स्लाइड से मैं देखता हूँ, 1 2 3 स्लाइड्स, 4 स्लाइड है। चलो 4 स्लाइड है बेटा, इसको पढ़ डालो एक बार, क्योंकि मैं सोचा था कि मैं एक क्विज करूँगा। ठीक है, जल्दी से 4 स्लाइड्स को आज ख़त्म करते हैं। 20 मिनट और लूँगा, इसको ख़त्म कर देते हैं बेटा, रोज रोज। ठीक है, चलो, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स, इसको जरा पढ़ो जल्दी से। सरजीत पढ़ो बेटा, सरजीत। Official reserve transactions. हाँ, First, if there is deficit in autonomous transactions, ओके, 1 मिनट। आपकी बेटा सुनो, आपकी वॉइस शायद रिकॉर्ड नहीं हुई क्योंकि मोबाइल से है ना, मैं ही पढ़ता हूँ। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स, इफ़ देयर इज अ डेफिसिट इन ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, किसमें? ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स में डेफिसिट है। ओके, ध्यान रखना। द सेंट्रल बैंक में रिलीज फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द रिजर्व्स, अपने रिजर्व्स को रिलीज करती है। सो इट विल बी क्रेडिटेड इन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो वो कैपिटल अकाउंट में अब ये ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। इफ़ देयर इज अ सरप्लस इन ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स, सरप्लस है, सरप्लस है मतलब क्या हुआ, रिसिप्ट ज़्यादा है, ऑटोनोमस रिसिप्ट ज़्यादा है, ऑटोनोमस रिसिप्ट ज़्यादा है। ऑटोनोमस रिसिप्ट्स किससे ज़्यादा हैं? ऑटोनोमस पेमेंट से। सो इफ देयर इज अ सरप्लस इन ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स, द सेंट्रल बैंक मे कीप दैट सरप्लस इन रिजर्व, इट विल बी डेबिटेड इन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स किए जा रहे हैं ऑटोनोमस जो ट्रांजेक्शन्स है उसमें डिसइक्विलिब्रियम को बैलेंस करने के लिए। दीज ट्रांजेक्शन्स आर कॉल्ड ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, इसके बाद आते हैं इफेक्ट ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये अब ये इंटर डिसिप्लिनरी क्वेश्चन है, आजकल इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो मेक इन इंडिया कैंपेन इज एम्ड एट अट्रैक्टिंग फॉरेनर्स एंड एनआरआईज टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। देखो, मेड इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया दोनों में डिफरेंस है कि मेक इन इंडिया इज आस्किंग फॉर एफडीआई। ठीक है, मतलब विदेश के जो लोग हैं, वेदर इट इज़ एनआरआई और वेदर इट इज़ एमएनसीज और फॉरेन कंट्रीज जो भी हैं, उनका क्या रोल हो सकता है भारत को बनाने में। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इट टॉक्स अबाउट द प्रोडक्शन इन इंडिया। ओके, ठीक है, ये मतलब भारत के रिसोर्सेज में या भारत में ही बना होना चाहिए, वो लोगों सील यहाँ की लगनी चाहिए, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, और मेक इंडिया बात करता है कि वी विल टेक सपोर्ट ऑफ एनीबडी और एनी कंपनी, एनी एमएनसीज टू बिल्ड दिस। ओके, so this will lead to the increase in the production of goods and services. Import and export will increase. ठीक है, इंपोर्ट भी बढ़ेगा और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। अगर मेक इन इंडिया है तो हमारा इंपोर्ट किस चीज़ का बढ़ सकता है, रॉ मटेरियल का बढ़ सकता है, इक्विपमेंट्स का बढ़ सकता है, और एक्सपोर्ट फिनिश गुड्स का बढ़ सकता है। इट विल हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब जब जितना ही हम मेक इन इंडिया का यूज़ करेंगे एंड इट इज एक्सपोर्टेड मोर एंड मोर गुड्स, देन हमारा इनफ्लो बढ़ेगा। इनफ्लो का मतलब क्रेडिट आइटम बढ़ेगा, मतलब हमारा क्या, रिसिप्ट बढ़ गया। ठीक है, पेमेंट्स कम होगा तो हम सरप्लस में आ जाएंगे। एम राइट? ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग आइटम्स शुड बी इंटर्ड इन द क्रेडिट आइटम्स और डेबिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये बिल्कुल बाहर से आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, मतलब ये क्रेडिट आइटम होगा। ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू रिलेटिव अब्रॉड, ठीक है, हम यहाँ से भेज रहे हैं तो वो डेबिट आइटम में चला जाएगा। हम यहाँ से भेज रहे हैं तो ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू रिलेटिव्स अब्रॉड, बाहर हैं तो, अगर भारत में आ रहा है पैसा तो क्रेडिट आइटम हो। प्रॉफिट रिसिप्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, ठीक है, तो अब ये प्रॉफिट इन अब्रॉड हो रहा है, प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट्स तो अंदर आएगा तो क्रेडिट आइटम में आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट है बेटा? इंपोर्ट ऑफ मशीनरी,
ठीक है। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, ये भी हमारा क्या होगा, मशीनरी इंपोर्ट करते, ये आउटफ्लो हो रहा है, बाहर पैसा जा रहा है, तो ये हमारा डेबिट आइटम में चलेगा। बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, इट इज क्रेडिटेड इन द कैपिटल अकाउंट, इट लीड्स टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड कॉजेज लाइबिलिटीज। ठीक है, जो भी हमारा बोरोइंग होगा, ये पहले भी देख चुके हो कि बोरोइंग हमेशा क्या होता है, वो हमारे लिए लाइबिलिटीज़ क्रिएट करने वाला होता है, इसलिए वो कैपिटल अकाउंट कह सकता। अब आपके सामने क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस का आंसर आप दीजिए जल्दी से, इसके बाद मैं वाइंड अप कर दूंगा, क्योंकि ये फीडबैक जरूर मिल लेना जरूरी है कि हाउ मच यू अंडरस्टूड द थिंग्स। चलिए बोलिए बेटा। पहला क्वेश्चन है करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स, बोलिए क्या होगा पहले का, एनीबडी, यू आर फ्री, जल्दी से बताएं। करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, receipts and payments of unilateral transfers, export and import of services, or all of these? करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स, क्या होगा आंसर बताइए। सुजीत, निशांत, नीतिका, अनुप्रिया, एनीबडी? डी, यस करेक्ट आंसर। करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स भी होता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर्स भी होता है, जैसा कि आपने देखा हाँ वो फ्लो चार्ट में, तो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विसेज भी होता है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कौन सा कंपोनेंट है बताइए, कैपिटल अकाउंट। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैपिटल अकाउंट में किन चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं, ये ध्यान रखिए, जो हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को असर डालते हैं ना बेटा। इसका आंसर तो मैंने हिंट दे दिया आपको, जल्दी से करो, बताओ। शायद से डी होगा, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स। देखो कैपिटल गुड्स तो बेटा एनी गुड्स विच प्रोड्यूसेस हेल्प्स टू प्रोड्यूस एसेट्स, जो जनरेट करता है इनकम, उसको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं ना। एक मशीन है, एक कार है, कार तो गुड्स हो गया ना बेटा, कार तो एक गुड्स है, तो गुड्स का कहाँ एंट्री करते हो, बैलेंस ऑफ ट्रेड का हिस्सा होता है तो वो तो करंट अकाउंट में बैलेंस। हाँ तो लोन्स, आंसर क्या होगा बेटा, लोन। लोन जब आप लेते हो तो क्या होता है, हमारी लायबिलिटीज बढ़ती है कि घटती है, बढ़ जाती है ना बेटा, बढ़ जाती है, तो वो हमारा कैपिटल अकाउंट होगा जो हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज को असर डाले, करेक्ट ना। बोलो, आपको यहाँ कैपिटल गुड्स देखकर कंफ्यूज हो गए है ना, कि यहाँ कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा है ना, लेकिन थंब रूल क्या याद रखना है आपको, हाँ आपको क्या याद रखना है कि कैपिटल अकाउंट में कैपिटल जो भी चीज़ें इंक्लूड होंगी वो हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को असर डालती हैं, जो कि आपने बजट में पढ़ लिया। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस दैट टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव्स आर कॉल्ड, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, ध्यान रखना, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस दैट टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव्स आर कॉल्ड, क्या कहोगे इसको। Invisible items of trade. इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव्स। अब देखो इसमें आपको ऑप्शंस हैं, विजिबल आइटम्स, देखो विजिबल भी हो सकता है, इनविजिबल भी हो सकता है, करेक्ट ना। एकोमोडेटिंग नहीं होगा क्योंकि ये इकोनॉमिक मोटिव्स लिखा हुआ है, एक हिंट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, इकोनॉमिक मोटिव्स, करेक्ट ना। बोलो बेटा, क्या हिंट दिया हुआ है, इकोनॉमिक मोटिव्स। और हमने अभी आपको पढ़ाया है कि ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग के बीच में जो डिफरेंस है, पहला पॉइंट है कि इनका इकोनॉमिक मोटिव होता है, हम राइट, बोलो बोलो बेटा, बोला ना, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑटोनोमस आइटम्स, ठीक है, हम राइट, बोलो।
बोलिए बेटा। Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइटम्स अंडरटेकन टू मेंटेन बैलेंस ऑफ पेमेंट आइडेंटिटी आर कॉल्ड। आइटम्स अंडरटेकन टू मेंटेन बैलेंस ऑफ पेमेंट आइडेंटिटी, ऑटोनोमस, accommodating, visible and invisible। Accommodative item. या वेरी गुड, सुपर। ठीक है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो आइडेंटिटी है, जो क्या कहता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो उसको कौन करता है, दैट इज एकोमोडेटिंग आइटम्स। वेरी गुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मुझे ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये मोबाइल से हूँ ना, तो इसमें आपको अगर आप पढ़ोगे तो वो रिकॉर्ड ही नहीं होगा, इसलिए बीच बीच में देखना रिकॉर्डिंग ख़राब हो गई होगी जब आप पढ़ रहे थे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। डेबिट साइड, बोलिए। Loan for IMF. लोन लोगे तो पैसा अंदर आ रहा है कि बाहर जा रहा है? लोन फ्रॉम है बेटा, टू नहीं है। अंदर आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है ना, इनफ्लो है ना बेटा, इनफ्लो है। लोन इज ए, Yes, sir. हाँ, तो इनफ्लो होगा तो क्रेडिट में होगा कि डेबिट में होगा? इनफ्लो, इनफ्लो डेबिट में होगा। Sir, credit. हाँ, क्रेडिट में होगा। चलो, तो पहला तो गया काम से, अब बताओ नेक्स्ट। Sir, D. Exports of tea to England. ओके, तो कौन सा क्वेश्चन है? पांचवा क्वेश्चन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, क्या होगा बेटा? B. बी, बी फॉर बॉय और डी फॉर डॉग। बोलो, बी बोल रहे हो कि डी बोल रहे हो? चलो, तो पहला तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब दूसरा सी देखते हैं क्या है। परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स बाय नॉन रेजिडेंट। विदेशी है, नॉन रेजिडेंट, एनआरआई है मान लो, या कोई दूसरा बाहर से परचेज कर रहा है, तो परचेज करेगा तो क्या होगा, पैसा भारत में आएगा कि बाहर जाएगा? बोलिए। बोलो बेटा। परचेज अंदर आएगा। अंदर आएगा, यस। तो ये भी हो गया, क्रेडिट आइटम हो गया ना। अब देखो, एक्सपोर्ट ऑफ टी टू इंग्लैंड, एक्सपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड एज अ ऑन डेबिट साइड। अब एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा? बोलो, एक्सपोर्ट इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? पैसे का देखते हैं हम, मनी का देखते हैं, नॉट अ गुड्स। पैसा किधर जा रहा है? सर इनफ्लो होगा। इनफ्लो है, दैट्स वेरी गुड। तो इनफ्लो होगा तो ये भी क्रेडिट आइटम में चला गया। तो बचा क्या? यूनिलेटरल ट्रांसफर्स मेड टू अब्रॉड। एक तरफा एक यूएसए का पर्सन अपने डॉटर को भेज रहा है पैसा अमेरिका में। समझ में आई बात? वो एग्जांपल जो मैंने दिया था। यूएसए, फादर ऑफ वन सिटीजन ऑफ यूएसए इज वर्किंग इन इंडिया इन रिलायंस कॉरपोरेशन, ठीक है, एंड ही इज सेंडिंग मनी टू हिज डॉटर एट यूएसए। तो भारत में इनफ्लो हो रहा है पैसा कि आउटफ्लो हो रहा है? भारत में इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो हो रहा है? सर आउटफ्लो। एक्सपोर्ट करने से, अरे सॉरी यूनिलेटरल ट्रांसफर्स टू अब्रॉड। हाँ, सॉरी, हाँ मैं तो कंफ्यूज। हाँ, यस। तो ये आउटफ्लो हो रहा है, तो आउटफ्लो का मतलब डेबिट है कि क्रेडिट है? क्रेडिट है। Sir, debit है. वेरी गुड, तो समझ में आ गया ना, पांचवा क्वेश्चन समझ में आ गया। देख लो, अभी मैं सब कुछ पढ़ा रहा था, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने आए तो कितना कन्फ्यूजन हो रहा है। और बच्चे क्या कर रहे हैं,
इसको कॉपी करते हैं। ये क्वेश्चन हम अभी इस क्वेश्चन को हम दे दें, ऑनलाइन टेस्ट कर दें, क्या होगा, 5 के 5 सही होंगे। कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, आंसर निकल गया। आई एम राइट रॉन्ग? बोलिए, सच बोलो बेटा, स्वीकार करो सच को। इज नथिंग टू हिडन विद अस। आई एम राइट रॉन्ग? बोल बेटा। Yes, sir. हाँ, तो बट दैट इज नॉट नॉलेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं 6 क्वेश्चन के बाद, ठीक है, इसलिए कि आप लोग भी थक जाओगे। इसके बाद मुझे 1 बजे से मैंने और क्लास लेने के लिए बोला हुआ है 12th D का। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट? क्रेडिट साइड मतलब इनफ्लो देखना है आपको, बताइए। अब 5th क्वेश्चन विल हेल्प यू to solve the 6th question. I want correct answer from this question, for this question. 6th question, which of the following items will be recorded on credit side of the balance of payment account? Credit side. Sir, D. D, import of computer। ये तो आउटफ्लो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, import। Sir, Sir, C. कौन? रिपीट। C होगा। सृजीत बोल रहे हैं सी। नितिका आप क्या बोल रही हो? अनुप्रिया है क्लास में? B. बी आप बोल रही हो नितिका, ओके। अनुप्रिया है क्लास में? So मेरा भी D है। अनुप्रिया का भी डी है, अच्छा। और निशांत? सर मैंने तो D बोला। डी आपने ही बोला है, मैक्सिमम बच्चे डी के साथ जा रहे हैं। और कोई बच्चा क्लास में जो बताए इससे अलग कुछ आंसर सोच रहे हो? क्या करना है, क्रेडिट साइड बताना है आपको। अच्छा चलो मैं विचार करता हूँ। रीपेमेंट ऑफ फॉरेन लोन्स मतलब आपने जो पहले लोन लिया था उसको वापस कर रहे हैं। आपने यूएसए से लोन लिया था, उस पैसे को आप वापस यूएसए को भेज रहे हैं, तो पैसा कहाँ जा रहा है? यूएसए के पास। मतलब ये तो डेबिट साइड होगा, है ना? करेक्ट ना? Yes, sir. अब हम बी पर देखते हैं, विचार करते हैं। एक्विजिशन ऑफ अ फॉरेन कंपनी बाय रिलायंस। रिलायंस अपने देश की कंपनी है, जाके उसने पाकिस्तान का ही लेते हैं कुछ, ठीक है। पाकिस्तान में उसने कुछ प्रॉपर्टी परचेज कर लिया। एक्विजिशन ऑफ फॉरेन कंपनी परचेज कर लिया, चलो उसको टेक ओवर कर लिया। पैसा कहाँ जा रहा है? पाकिस्तान में जा रहा है कि इंडिया में आ रहा है? इंडिया में आ रहा है। अरे आप क्यों? इंडिया की कंपनी है ना। कंपनी है लेकिन वो आप खरीद रही ना, तो खरीदोगे तो पैसा देते हो कि लेते हो? देते हैं। पैसा लगाओगे तब तो मिलेगा आपको, ठीक है। तो पैसा देते हो तो वो क्या होगा। अब देखो अकाउंट वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती इस क्वेश्चन में, लेकिन आप लोगों को चूंकि वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग में फीड करना है ना, इसलिए आप लोगों को दिक्कत हो रही है। तो ये क्या होगा, ये भी हमारा क्या हुआ, डेबिट आइटम हो गया। अब सी पर विचार करते हैं, डी पर विचार कर लेते हैं पहले, चूंकि आप लोगों ने बोला इम्पोर्ट्स ऑफ कंप्यूटर स्पेयर पार्ट्स। इम्पोर्ट कर रहे हो, इम्पोर्ट करोगे तो आउटफ्लो होगा पैसा कि इनफ्लो होगा? बोलो, सॉरी। आप इम्पोर्ट, सर आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो होगा, तो ये ऑप्शन तो चला गया ना, ये भी चला गया। बोलो भाई, इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। Yes, sir. अब आते हैं सी पर। लोन फ्रॉम IMF टू कवर बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट। लोन ले रहे हो, पैसा अंदर आ रहा है कि बाहर जा रहा है? सर अंदर आ रहा है। इनफ्लो हो रहा है। इनफ्लो किधर होगा, क्रेडिट में डेबिट में? क्रेडिट में। क्रेडिट में होगा। चलो समझ में आ गया ना? यस सर। तो इस डिस्कशन से क्या फ़ायदा हुआ, आपने रियलाइज़ किया कि जैसे ही आप लेसन पढ़ते हो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ज़रूरी होता है। आई एम राइट रॉन्ग? Yes, sir. और आपका इंटरेस्ट भी देखो, अनुभव करो, पहले से इंटरेस्ट बढ़ा है टॉपिक में। मज़ा आया थोड़ा सा? बोलो बेटा। Yes, sir. हाँ, तो जब Yes, sir, हाँ बढ़ा है। हाँ जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे ना, तब आपको
रियल नॉलेज का पता चलेगा कि कितना हमें मुझे वास्तव में नॉलेज है। समझ लो बेटा। चलिए ठीक है, थैंक यू। ये मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।